हमारे वैश्विक दर्शकों को नमस्कार। आज रविवार 9 अगस्त है। पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक हालात लगातार बदल रहे हैं। बदलाव की हवाएं चल रही हैं और यही वजह है कि हम यहाँ हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाइए। सबस्टैक पर जाइए और पेड मेंबर बनिए ताकि हम ये सुरक्षा ब्रीफ अब हफ्ते में 2 बार सीधे आपके मेल बॉक्स में पहुंचा सकें। मैं अपने प्रिय मित्र और सहयोगी डैनी हैफों का तहे दिल से सम्मान और आभार व्यक्त करता हूं। निस्संदेह आप उन्हें पहले भी सुन चुके हैं। उन्होंने कृपापूर्वक अपनी बेहद प्रभावशाली और बेहद जानकारीपूर्ण आवाज इस चैनल को देने के लिए सहमति दी है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। तो डैनी, कृपया आप आगे बढ़िए और बताइए कि आपके हिसाब से हमारे दर्शक क्या जानना चाहेंगे। मेरा मानना है कि हमें सबसे पहले उस बेहद अराजक स्थिति से शुरुआत करनी चाहिए जिसका सामना इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका, सेंटकॉम और इजराइल को ईरान के खिलाफ जारी युद्ध के संदर्भ में करना पड़ रहा है। ईरान के सुरक्षा ढांचे के भीतर बड़ा फेरबदल हुआ है। मेजर रजाई, मेरा मानना है कि उनका यही नाम है, उन्हें अभी ईरानी सेना में एक बहुत ऊंचे पद पर पदोन्नत किया गया है। और जैसा कि मेरे अच्छे मित्र प्रोफेसर मोहम्मद मरांदी ने कहा, यही ईरानी सेना के भीतर हो रहे दूसरे बदलावों का हिस्सा था। इनका उद्देश्य उस रुख को मजबूत करना है जो वे पहले ही अपना चुके हैं और जिस पर वे आगे बढ़ रहे हैं। अब ये मांगों का एक बहुत स्पष्ट समूह है जो उन बातों का विस्तार है जिन पर इस चैनल ने बहुत चर्चा की है, और ये अब भी बहुत प्रासंगिक है क्योंकि ईरान अब सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत करने के बजाय अपनी बात को स्पष्ट और अधिक विशिष्ट बना रहा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा ही नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका बातचीत में नेकनियति से पेश नहीं आ रहा है, इसलिए ईरान ने मूलतः बातचीत को वैश्विक और सार्वजनिक रिकॉर्ड का मामला बना दिया है। अब वह मांग कर रहा है कि अमेरिका न सिर्फ समझौता ज्ञापन का पालन करे बल्कि अधिक ठोस शर्तों पर बातचीत शुरू करे, मसलन क्षेत्र में आक्रामकता के सभी युद्धों को खत्म करने पर। ईरान ने खास तौर पर सिर्फ अपने खिलाफ युद्ध का नहीं बल्कि यमन के खिलाफ युद्ध का भी जिक्र किया है जो तेज होता जा रहा है। वहां अमेरिका सऊदी गठबंधन बहुत 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 नाजुक और कमजोर दिख रहा है क्योंकि यमन और अंसार अल्लाह लगातार जवाबी लड़ाई लड़ रहे हैं और सिर्फ अपने क्षेत्र की रक्षा ही नहीं कर रहे बल्कि जाजान और दूसरे इलाकों में सऊदी ऊर्जा ठिकानों को भी निशाना बना रहे हैं, और इसमें लेबनान भी शामिल है। जाहिर है, जैसा कि जून में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के दौरान स्पष्ट किया गया था। और फिलिस्तीन भी। तो ईरान ने इस बारे में जो स्पष्टीकरण दिया है उससे पश्चिमी मुख्यधारा मीडिया में हलचल मच गई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN और दूसरे प्रकाशन, वे सभी कह रहे हैं कि ईरान की मांगें और सख्त होती जा रही हैं और इससे डोनाल्ड ट्रंप के लिए चीजें जटिल हो रही हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका खुद एक बहुत मुश्किल स्थिति में फंसा हुआ है। अब आगे बढ़ने के वास्तव में सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, ईरान के साथ सचमुच बातचीत की मेज पर आए, एक नेकनियति वाले पक्ष की तरह शामिल हो, MOU की शर्तों पर बातचीत करे और ऐसा कोई समझौता करे जिसे ईरान वास्तव में स्वीकार करे ताकि युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो सके। या फिर वो वही करता रहे जो अभी कर रहा है, जो कि फिलहाल बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। अमेरिका, जैसा डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, इसे लो की रखने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यही बात एक्सियोस के यूनिट 8-200 रिपोर्टर बराक राविद से कही कि अमेरिका अब बस ईरान को आर्थिक रूप से पीड़ित होते देख रहा है और फिलहाल उसके लिए इतना ही काफी है, और यह कि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सारी बातचीत छोड़ने को भी तैयार हो सकता है बशर्ते ईरान होर्मुज़ जलदमरूमत खोल दे। खैर, यह अमेरिका की तरफ से रियायतें देने और इस युद्ध में अपनी तुलनात्मक कमजोरी को स्वीकार करने की कोशिश लगती है। साथ ही वह उस कमजोरी का इस्तेमाल करके ईरान से ऐसे काम करवाना चाहता है जो वह कभी नहीं करेगा। जैसे
बहुत मामूली बदले में होर्मुज जलमध्य पर अपना प्रभाव और नियंत्रण छोड़ देना, समझौता ज्ञापन की पूरी शर्तों के बदले में भी नहीं। तो इससे अमेरिका के रुख को लेकर इजरायल बहुत चिंतित हो गया है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका एक स्थिर पक्षकार जैसा नहीं दिख रहा है। उसे खुद नहीं पता कि वह क्या करना चाहता है, क्योंकि उसके सामने संकटों की भरमार है। इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि वह युद्ध हार चुका है और अब उसे यह तय करना है कि इजरायल के साथ इस युद्ध में क्या करना है। उसके पास हथियारों का भंडार भी बहुत कम है और एक ऐसा साम्राज्य है जिसकी दूसरी चिंताएं भी हैं। अगर हम इसे साम्राज्य के नजरिए से कहें या भविष्य के युद्ध और संघर्ष के मोर्चे हैं, जैसे रूस के खिलाफ, चीन के खिलाफ और वास्तव में पूरी दुनिया के खिलाफ। अब अमेरिका को फैसला करना है और डोनाल्ड ट्रंप को फैसला करना है कि क्या वह दुनिया के बाकी हिस्सों से अपनी सारी चीजें हटाकर ईरान के खिलाफ पूरी ताकत झोंकने की कोशिश करेगा। यह न तो अच्छा विकल्प है, न ही संभव विकल्प। या फिर उसे बातचीत की मेज पर आकर समझौता करना होगा। और इससे इजरायल बहुत घबराया हुआ है, क्योंकि इजरायल जानता है कि यथार्थवादी विकल्प दूसरा वाला ही है, पहला नहीं। इसलिए इजरायल कह रहा है कि वह एक तरफा कार्रवाई करके ईरान पर हमला करना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो इसके विनाशकारी नतीजे आने की पूरी संभावना है। और इससे एक अहम बात सामने आती है जो मेरे ख्याल से कही जानी चाहिए, वह ये कि अमेरिका के पास अब भी इस क्षेत्र में भारी मात्रा में सैन्य साजो सामान मौजूद है। तीन देशों ने अभी अभी आपस में एक तथाकथित सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों अमेरिकी सैन्य साजो सामान के सबसे बड़े खरीदारों में भी शामिल हैं, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की। पाकिस्तान जाहिर है इस संघर्ष में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। उसने ईरान के साथ युद्ध नहीं किया है, लेकिन सऊदी अरब और तुर्की अपने अपने तरीकों से, तुर्की निश्चित रूप से इजरायल के समर्थन के साथ, बहुध्रुवीय दुनिया और एक ध्रुवीय दुनिया, दोनों तरफ उसकी तरह तरह की दोहरी चालों के साथ, और फिर सऊदी अरब जो इस संघर्ष का प्रत्यक्ष पक्ष है। ये सभी इस बात का प्रतिबिंब है कि अमेरिका किसी न किसी रूप में, खासकर सैन्य तौर पर, अपना प्रभाव कैसे इस्तेमाल करता है। और ये बात अब भी सच है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुछ भी वापस नहीं लिया है, लेकिन इस क्षेत्र में अमेरिका के ठिकाने जिस तरह बुरी तरह तबाह हुए हैं, और यह तथ्य कि सिर्फ सैन्य ताकत से वास्तव में इतिहास की दिशा नहीं बदलती, इस मायने में कि अमेरिकी साम्राज्य ईरान के खिलाफ अपने लक्ष्य हासिल कर ले। इन दोनों बातों का मतलब है कि अब ये युद्ध सिर्फ इस सवाल से कहीं ज्यादा बड़ा है कि गोली चलती है या नहीं. Gör Amerika Iran to be sangasi Swedensen. Kinetic conflict between the United States and Iran. Right now, the war is being actually consolidated. अभी युद्ध वास्तव में उस मोर्चे पर केंद्रित होकर लड़ा जा रहा है जहां शायद इसका सबसे ज्यादा महत्व है, यानी दुनिया भर में व्यापार के प्रवाह पर. यही सवाल हमेशा अमेरिकी साम्राज्य के केंद्र में रहा है. चाहे हम पेट्रोडॉलर को देखें, अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था और बैंकों के प्रभुत्व को देखें, दुनिया भर में उसके बड़े एकाधिकारों को देखें, या दुनिया के उन सबसे अमीर लोगों को जो युद्ध के ठेकेदारों से और हथियार बनाने वाली कंपनियों के संघीय ठेकों से इतना मुनाफा कमाते हैं. उनके मन में हमेशा सबसे अहम सवाल यही रहता है, ईरान जैसे देश को कैसे हटाया जाए जो इस व्यवस्था से, इन ताकतों के प्रभुत्व से हटने का प्रतिनिधित्व करता है. और इस वक्त उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इन ठिकानों पर कितने सैनिक तैनात करते हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे दक्षिण कोरिया या एशिया प्रशांत के किसी और हिस्से से कितनी वायु रक्षा प्रणालियां हटाते हैं. चीन के खिलाफ अपने तथाकथित प्रशांत क्षेत्र से. सच तो यह है कि इनमें से किसी भी चीज से जरा भी फर्क नहीं पड़ता. इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अपने विमानवाहक पोतों से कितने लड़ाकू विमान हटाते हैं,
और अपनी बची खुची दूर से मार करने वाली मिसाइलें ईरान के दक्षिणी तट पर दागने की कोशिश करते हैं। इनमें से किसी भी कदम ने ईरान के खिलाफ कुछ भी हासिल नहीं किया है, सिवाय इसके कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर ईरान की स्थिति और मजबूत हुई है। तो इससे वहां एक बड़ा संकट पैदा हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि अमेरिकी साम्राज्य के सामने एक तरह की दुविधा और दलदल खड़ा है, और साम्राज्य की तरफ से इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आगे क्या किया जाए। लेकिन इस संघर्ष में एक पक्ष ऐसा है जिसके पास जवाब है, और वह है ईरान। ईरान अपने सैन्य ढांचे में फेरबदल कर रहा है। ओमान के साथ इन तकनीकी वार्ताओं के जरिए वह होर्मुज जलदमरूमध्य पर अपना नियंत्रण मजबूत और एकीकृत कर रहा है। ईरान ने बहुत साफ कहा है कि इन वार्ताओं से कुछ नहीं निकलेगा जब तक अमेरिका वास्तव में MOU की शर्तों को पूरा नहीं करता और नेक नियत से बातचीत करने वाले पक्ष की तरह काम नहीं करता। और जाहिर है, हम जानते हैं कि इसकी संभावना बहुत कम है। तो ईरान बस अपनी स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहा है। होर्मुज जलदमरूमध्य में अपनी स्थिति को पक्का कर रहा है और उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां वह भविष्य में किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई का सैन्य रूप से जवाब देने के लिए तैयार हो। साथ ही वह अपनी स्थिरता, अपने आर्थिक विकास और अपनी संप्रभुता को मजबूत करने की परियोजना पर आगे बढ़ रहा है, और साथ ही उस भूमिका को भी मजबूत कर रहा है जो एशिया और यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में उसे निभानी है, क्योंकि ईरान वास्तव में यही है। तो मेरे ख्याल से यह बेहद ऐतिहासिक क्षण है। यह ऐसा वक्त है जब बेशक किसी भी पल युद्ध फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन शायद अमेरिकी साम्राज्य के इतिहास में यह पहली बार है कि वह अपना ध्यान दूसरी तरफ नहीं मोड़ सकता, जैसा उसने तब किया था जब अमेरिकी साम्राज्य वियतनाम से हार गया था। आप बस ये नहीं कह सकते कि ठीक है, अब हमें समाजवादी गुट को बांटने के लिए दूसरे कामों पर ध्यान देना है, शीत युद्ध जारी रखना है, सोवियत संघ को कमजोर करना है, सोवियत संघ और चीन को अलग करना है। वे अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने अपनी भारी भरकम पकड़ और राजनीतिक, आर्थिक व सैन्य शक्ति का बड़ा हिस्सा स्वीकार किए बिना और कुर्बान किए बिना लक्ष्य को कहीं और नहीं खिसका सकते। यह पहली बार है, खासकर आधुनिक दौर में। अमेरिकी साम्राज्य के इतिहास में शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वह पहले हार चुका है। अफगानिस्तान को देखें तो आप कह सकते हैं कि आतंक के खिलाफ पूरी जंग हारों की एक श्रृंखला लेकर आई है, और बेशक उससे पहले भी वियतनाम से लेकर कोरिया तक और दाम नाइक बैड अमेरिका कोई ऐसा सैन्य महाबली नहीं रहा है जो बिना बड़ी चुनौतियों के दुनिया भर में सिर्फ अपना असर कायम कर सके और शर्तें तय कर सके। लेकिन यह पहली बार है कि अब उसके पास आगे बढ़ने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। इस युद्ध से भागकर किसी दूसरे युद्ध की तरफ जाना संभव नहीं है, बिना पश्चिम एशिया के इस बेहद अहम क्षेत्र में अपने हितों की बड़ी कुर्बानी दिए। तो मुझे लगता है कि हम इस वक्त यहीं खड़े हैं, और यही इन तमाम खबरों में दिख रहा है। चाहे इजराइल का बेताब होना और अमेरिका को फिर से खींचने की कोशिश करना हो, अमेरिका स्वेच्छा से फिर युद्ध में चला जाएगा। और हम जानते हैं कि इसका बड़ा हिस्सा अमेरिका और इजराइल की ओर से विश्वसनीय इनकार की गुंजाइश बनाए रखने का मामला है। दोनों के भीतर ऐसी ताकतें हमेशा मौजूद हैं जो फिर से युद्ध की ओर लौटने के लिए मिलकर काम करना चाहती हैं। लेकिन चाहे वह मामला हो, चाहे सऊदी अरब और यमन की स्थिति हो, या फिर यह तथ्य कि होर्मुज जलदमरूमध्य अब भी लगभग पूरी तरह बंद है, सिवाय उन मामलों के जब ईरान शुल्क वसूल कर कुछ जहाजों को उस रास्ते से गुजरने देता है जिस पर अब उसका घोषित नियंत्रण है। हम जिस भी घटनाक्रम की बात करें, आखिरकार वह एक बड़े बदलाव को दिखाता है। मेरे विचार से भू राजनीतिक वास्तविकता बदल चुकी है, और इस क्षेत्र को और अब दुनिया को भी इस बदलाव को स्वीकार करना होगा। डैनी, आप साफ तौर पर असाधारण रूप से अच्छी जानकारी रखते हैं। आप सही लोगों से बात करते हैं, आप सही नजरिया सामने लाते हैं, और इसी वजह से मैं सचमुच सम्मानित महसूस करता हूं कि आपने ये बात हमारे दर्शकों के साथ साझा की।
हमारे दर्शक इस विषय में बहुत बहुत गहरी दिलचस्पी रखते हैं और उन्होंने हमारा समर्थन किया है। हमें 6 हफ्तों से भी कम समय में 7 लाख व्यूज मिले, जो असाधारण है। तो ये एक बेहद जुड़ा हुआ दर्शक वर्ग है और इसी वजह से मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हमारे लिए अपनी आवाज़ देने को तैयार हुए। और मैं छात्र जीवन से ही दशकों से इस सब का हिस्सा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले मैंने आपसे इस पर बात की थी और यही कारण है कि हाइफोंग नाम मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब मैं 17 साल का था, it's al daarover verlieg zingen het voorbeeldofferus de Dries de Kalmbers, Orn, Teeny Tire Broter, Subworks Roweid. Of the Jedi Pleen Betet. In my view, a worse failure. This is a worse failure because after the Vietnam. ये इससे भी बड़ी विफलता है, क्योंकि वियतनाम में हार के बाद भी किसी ने अमेरिका की शर्तें तय करने की क्षमता पर सवाल नहीं उठाया था, और वास्तव में अमेरिका दुनिया के बाकी हिस्से के लिए शर्तें तय करता रहा। अब ये बात कि अमेरिका हार चुका है और अब निकलने का रास्ता खोर दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी जरा भी समझ रखने वाले किसी भी व्यक्ति से छिपी नहीं है। ये किसी के लिए नई खबर नहीं है और हम ये बात शुरुआत से कहते आ रहे हैं और आप भी इसे लंबे समय से कह रहे हैं। इसलिए अब हमारे पास अपनी रिपोर्टिंग है और हमारे कुछ विशेष स्रोत हैं जो हमें कहने के तौर पर कमरे के भीतर से जानकारी पहुंचाते हैं, और जो जानकारी मैं अपने दर्शकों के साथ साझा कर सकता हूं वह यीशु ने जो कुछ कहा है। ईरानी मालजी समर्थन ग्रोथ। ईरान इस समय का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक ताकत, सैन्य ताकत और अपनी रणनीति को बहुत गहराई से बोहरी थिंट खोट कर रहा है। Its military power and its strategy, and it has I've learned और मुझे पता चला है कि उसने पाकिस्तान के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने 6 अहम मांगे रखी हैं जिन्हें अमेरिका को मानना होगा उससे पहले कि कुछ भी हो सके या किसी भी बात में रत्ती भर भी प्रगति हो सके। मेरा मतलब है वे इतने भरोसे में हैं। दरअसल मैंने जो शब्द सुने और ये सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये उस व्यक्ति ने कहे जो कमरे में बैठकर बातचीत कर रहा है। वो ये था कि ईरान की ओर से अमेरिका में उनके समकक्षों तक पहुंचाने के लिए संदेश था, हारने वाले शर्तें तय नहीं करते, जीतने वाले करते हैं, तो ये हमारी शर्तें हैं। मेरा मतलब है मैं आपको हूबहू उदाहरण दे रहा हूं, और शर्तें ये थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्र में किसी भी आक्रामक कार्रवाई को रोकेगा। मेरा मतलब है अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा लेगा। United States would withdraw its naval blockade. The United States will lift all the sanctions. संयुक्त राज्य अमेरिका सभी प्रतिबंध हटाएगा, जमी हुई रकम वापस ईरान के खजाने में पहुंचाएगा और ईरान तथा आईएए के बीच अभी चल रही तकनीकी चर्चाओं में दखल नहीं देगा। और ये शर्तें नहीं बल्कि पूर्व शर्तें हैं। ईरान के होर्मुज जलमरूमध्य पर लगाए गए अवरोध को हटाने से पहले और टैंकरों को गुजरने की अनुमति देने से पहले। अगर ऐसा नहीं होता तो आप जानते हैं हर कोई देख सकता है कि जिन टैंकरों को ईरान गुजरने नहीं देना चाहता उनके साथ क्या हो रहा है। इस बीच मित्र देशों के टैंकर गुजर रहे हैं। दरअसल पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान के लिए जा रहे पाकिस्तानी झंडे वाले 2 सुपर टैंकर गुजर चुके हैं। इसलिए ट्रंप खुद को बहुत मुश्किल स्थिति में पाते हैं। It is a very difficult position that Trump finds himself in. He is cornered. He is not making his stupid. वो घिर चुका है। वो अपनी वही बेवकूफाना बकवास टिप्पणियां नहीं कर रहा जो वो आमतौर करता है। और मेरी समझ के मुताबिक पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाकर सक्रिय बातचीत चल रही है। फिर से ये मिस्टर ट्रंप के लिए एक तमाचा है, क्योंकि वह पाकिस्तान को थे कि वही सबसे अच्छी तरह बता सकते हैं, जबकि हमें नहीं पता कि वे वजहें क्या हैं। मुझे तो नहीं लगता कि उन्हें खुद भी पता है, और वह ओमान और कतर के रास्ते जाना चाहते थे क्योंकि शायद उन्हें लगा कि वे आसानी से दबाव में आ जाएंगे। लेकिन ईरान ने जोर देकर कहा नहीं 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 नहीं, हम इस्लामाबाद में एमओयू पर बात करेंगे, हम उन शर्तों पर बात करेंगे जिन पर आप पहले ही सहमत हो चुके हैं। हालांकि Yabzamal sept hin stralvin stithing her Yuyan bichtali carries lats hangs descends. And in the meantime, Iran rearms itself. In the meantime, Iran gets more. इस बीच ईरान और मजबूत होता जा रहा है।
और एक बात मैं चाहता हूं कि हमारे सभी दर्शक जान लें, पाकिस्तान और तुर्की कभी ईरान पर हमला नहीं करेंगे, कभी नहीं। ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। ईरान और पाकिस्तान पिछले 50 वर्षों में जितने करीब कभी नहीं रहे, उससे भी ज्यादा करीब हैं। पिछले एक महीने में बहुत से समझौते हुए हैं। मुझे उनके बारे में जानने का सौभाग्य मिला है। अभी मुझे उन पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन हम करेंगे। और मैंने ये बात पहले भी सावधानी से कही है कि चीन ईरान में विश्वस्तरीय बेईदौ प्रणाली के एकीकरण के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने में पाकिस्तान पर निर्भर है। ये जीपीएस से कहीं बेहतर है, कहीं बेहतर। और ये ईरान को उसकी मिसाइल क्षमता में असाधारण सटीकता देता है। तो एक विश्लेषक के तौर पर मेरा आकलन यह है कि मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मैं सिर्फ वही बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं जो कॉरपोरेट मीडिया नहीं करता। और ये एक वजह है कि मैं यहाँ हूँ। स्वतंत्र मीडिया को बहुत सीमित पहुंच को छोड़ दें तो, और आपके पास उन विशेषाधिकार वाली पहुंचों में से एक है, ज्यादा पहुंच नहीं मिलती। मेरा आकलन यह है कि ये जल्द ही ईरान के पक्ष में खत्म होने वाला है, इसमें कोई सवाल नहीं है। और जब ऐसा होगा तो एक और बात जो हमने इस चैनल पर कही है वह है पेट्रोडॉलर का पतन। मैं खुद पेट्रोडॉलर व्यवस्था के दूसरे हिस्से को लागू करने में शामिल रहा हूं, यानी पेट्रोडॉलर को वापस अमेरिका में लगाना। मेरे आकलन में सऊदियों को बेकार कबाड़ बेचना, जिसका इस्तेमाल ग्रोथ्स उन्हें बिल्कुल गैवरडियात होता है, लेकिन नतीजा यकीनली स्टेप रोवर्ड थिया है। billions and billions of dollars coming back to the United States. I was not proud of that experience. I was a very young man. मुझे उस अनुभव पर गर्व नहीं था। मैं बहुत जवान था, 20 की शुरुआती उम्र में। इस बात का नशा था कि मैं विदेश मंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ सऊदी अरब जा रहा था, राजाओं और शहजादों से मिल रहा था, वगैरह वगैरह। मैं अपनी विशेषज्ञता दे रहा था कि उन्हें उन प्रणालियों की जरूरत क्यों है, जबकि उन्हें उनकी जरूरत नहीं थी। लेकिन मुझे इसके बारे में इसी तरह पता है, और मैं खुशी से कह सकता हूं कि मैं अभी इसका पतन देख रहा हूं। यह पतन वर्षों ले सकता है, महीनों भी लग सकते हैं, लेकिन इसमें कोई सवाल नहीं कि यह होने वाला है। और फिर से हमारे दर्शकों को यह जानने का हक है, क्योंकि वे इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। तो इसका नतीजा यह होगा कि दुनिया में अमेरिका की स्थिति कमजोर होगी। वह पहले ही कमजोर हो चुकी है। It is already diminished. China's position will be enhanced. चीन की स्थिति मजबूत होगी। मेरा नहीं मानना है कि चीन एक वर्चस्ववादी शक्ति बनेगा, और ईरान तथा पाकिस्तान क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में उभरे हैं। उस क्षेत्र की दुनिया उसी दिशा में संगठित होती जाएगी, और आप ये पहले से होते हुए देख भी रहे हैं। तुर्की और सऊदी अरब का इस रक्षा समझौते में शामिल होना बहुत बड़ी बात है। 2 साल पहले कोई इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था, और वे बड़ी शक्तियां हैं। तो दर्शकों के लिए संदेश यह है कि कृपया इस चैनल पर हम जो कर रहे हैं और डैनी इस चैनल पर जो कर रहे हैं उस पर नजर रखिए। हम खुद को बहुत सम्मानित और सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि हमें कुछ ऐसी जानकारी तक पहुंच है जिसे हम सत्यापित करने के बाद ही आपके सामने लाते हैं कि वास्तव में स्थिति वैसी ही है। और उस पर कोई फैसला थोपे बिना, उसे किसी चमक दमक से ढके बिना, ये बिना लाग लपेट का सच है। हमारा मकसद यही है कि आपको वह सच मिले जो आपको कॉरपोरेट मीडिया से नहीं मिलता। वह आपको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनका अपना स्वार्थ होता है। तो जो लोग हमें सुनते हैं, हमें सुनने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हम आपको तथ्य वैसे ही बताते हैं जैसे हमें मालूम होते हैं और जैसे जैसे वे सामने आते हैं। शायद 2 दिन, 3 दिन, ये कर से और हारोस शुरू भी नहीं करते। इस दुनिया में इतनी गिरावट auch kein durchsorgt. Es borde was wüsten Dan. Back to you, Dan. Yeah, well, your point about we know what happened हाँ, to tankers when आपकी बात Iran सही है। or when हम जानते हैं कि जब ईरान नहीं चाहता कि टैंकर वहां से गुजरें, तो उनके साथ क्या होता है। पिछले 10 दिनों से यही हो रहा है। ईरान हर बार टैंकरों पर हमला कर रहा है जब भी वे गुजरने की कोशिश करते हैं। संभवतः अमेरिकी समर्थन के साथ
लगभग तय तौर पर वे अपने ट्रांसपोंडर बंद करने या अंधेरे में रहकर होर्मुज़ जलजम भूमध्य से तथाकथित ओमानी कॉरिडोर के रास्ते निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन पर बार बार हमले हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा है कि कम से कम मुट्ठी भर टैंकरों को होर्मुज़ जलजम भूमध्य में ओमानी तट के पास निशाना बनाया गया। near Omani shores, in the Strait of Hormuz, and that that reality. और आप जानते हैं, मुझे लगता है कि यह हकीकत ठीक उसी बात को रेखांकित करती है जिस दिशा में दुनिया की स्थिति बढ़ रही है। यानी सोवियत संघ के पतन के बाद एक समय था जब संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसा आपने कहा, शर्तें तय करता था, और उस वक्त शायद वह दुनिया के ज्यादातर हिस्से पर अपनी शर्तें थोप सकता था। लेकिन अब इस बेहद अहम जलमार्ग में, जिसे ज्यादातर लोग अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग मानते हैं, भले ही ये ईरान और ओमान के तटों से सटा हुआ है और इसलिए उनके अपने संप्रभु विकास का एक बड़ा हिस्सा है, इसके बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के पास अब शर्तें तय करने की जरा भी क्षमता नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका हमेशा नौवहन की स्वतंत्रता की बात करता है, खासकर चीन और दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में। लेकिन हर कोई जानता है कि दुनिया के उस हिस्से में अमेरिका की सैन्य उकसावों से चीन की आर्थिक बढ़त और उसकी ताकत नहीं रुकी है। अब ईरान में इस युद्ध के साथ यह और भी साफ तौर पर दिख रहा है कि अमेरिका जब वह किसी देश के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, तब भी उस देश को अपनी मर्जी के मुताबिक चलने पर मजबूर नहीं कर सकता। और मेरा मानना है कि अब से आगे हम यही देखने वाले हैं। यह गतिशीलता तब तक नहीं बदलती जब तक हकीकत पूरी तरह उलट न जाए, और हम अभी उस स्थिति में नहीं हैं। मुझे लगता है कि ये दिखाता है कि भू राजनीति के लिहाज से रिश्ते कितने जटिल हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हाल के हफ्तों में वेनेजुएला और वहां की जीत के बारे में शेखी बघा रहे हैं। और ये दुनिया के उस हिस्से के लिए एक बड़ा झटका था। इसके नतीजे हम हर दिन देख रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला अमेरिका के और करीब आता जा रहा है। लेकिन फिर भी ईरान ने दुनिया के सामने जो दिखाया है, उसके कारण और बहुध्रुवीय दुनिया की ओर जो बड़े भू राजनीतिक बदलाव हम देख रहे हैं, उनके कारण एक ऐसी दुनिया की ओर जहां चीन, रूस, अब ईरान और कई दूसरे देश एक साथ आ रहे हैं और स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि लैटिन अमेरिका में जो हो रहा है, वेनेजुएला में जो हो रहा है, उसे हम एक तरह से झटकों का दौर कह सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक दौर है, हमेशा के लिए नहीं। और मेरा मानना है कि अमेरिका ये जानता है। इसी वजह से वह बेताबी से वेनेजुएला के एक खास राजनीतिक धड़े को अपने इशारों पर चलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वह अभी तक ऐसी सरकार भी नहीं बना सकता जो उसके इशारे पर चले। इसलिए उसे इस सच का सामना करना पड़ रहा है कि आने वाले वर्षों में अगर वेनेजुएला में हालात बिगड़ते रहे तो अंदरूनी विद्रोह और बगावत हो सकती है। यह अमेरिका को उससे और दूर ढकेल देगी जो वह चाहता है, यानी उस क्षेत्र में मुनरो सिद्धांत को लागू करना। तो मेरा मानना है कि ईरान ने एक ऐसी हकीकत सामने रखी है जो दुनिया के हर हिस्से में संभव है, यानी अगर सुरक्षा की व्यवस्था हो, संप्रभुता का एक स्तर हो और सरकार में ऐसी ताकतें हों जो उस दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हों, तो लोगों को एक अलग दुनिया और एक अलग भविष्य की उम्मीद होती है। People have hope for a different world and a different future. It's not all going to look the same because ये सब एक जैसा नहीं दिखेगा, क्योंकि चीन, रूस, ईरान, ये देश एक जैसे नहीं हैं। इन पर एक जैसी ताकतों का शासन नहीं है। उनकी राजनीतिक और आर्थिक संरचनाएं बहुत अलग हैं। आखिरकार वे एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जो ज्यादा आजाद और ज्यादा संप्रभु हो, और वे अपनी ताकत लगाने को तैयार हैं, चाहे ईरान का अपना बचाव करना हो और ऐसा सैन्य ढांचा खड़ा करना हो जिसने खुद को बेहद मजबूत साबित किया है, या ऐसी लचीली अर्थव्यवस्था बनाना हो जो अमेरिकी प्रतिबंध व्यवस्था के सबसे कठोर दौर को भी झेल सके, या फिर रूस को ही लें जो इसी तरह नाटो के सामने डटकर खड़ा हो सकता है और न सिर्फ पीछे नहीं हटता, बल्कि इस प्रक्रिया में अपनी सैनिक क्षमता और आर्थिक मजबूती दोनों को और बढ़ाता है। and its economic resilience in the process. And then, of course, China
Now the biggest economy और in फिर the world in जाहिर है purchasing चीन power parity terms, क्रय शक्ति समता के हिसाब से अब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। वह उन अनगिनत समस्याओं से निपटने में सक्षम हुआ है जो ऐतिहासिक रूप से उसे परेशान करती रही हैं, जैसे बेहद गरीबी। और उसने ये काम करते हुए अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के जीवन स्तर को ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है जो गति के लिहाज से इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गईं। यह ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी प्रभुत्व, अमेरिकी पेट्रो डॉलर और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की वजह से दुनिया उल्टी दिशा में जा रही है। यह व्यवस्था लोगों के पास जो कुछ भी है हर चीज को लूटने और हड़पने की कोशिश में लगी है। इस दौर में चीन न सिर्फ एक आर्थिक महाशक्ति बन गया है बल्कि उसके पास अपनी रक्षा करने के साधन भी हैं। उसने ऐसी राजनीतिक स्थिरता और लचीलापन दिखाया है जिस पर अब दुनिया के कई देश नजर डाल रहे हैं, जिनमें ईरान भी शामिल है, और दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, क्योंकि मैं अक्सर इसे खुफिया जानकारी साझा करने के संदर्भ में कहता हूं। बहुत से लोग जानते हैं कि चीन ने मूलतः CIA को बाहर कर दिया है, और CIA के लिए चीन के भीतर किसी भी तरह का प्रभाव या मौजूदगी स्थापित करना बेहद मुश्किल अगर असंभव नहीं रहा है। खैर, इसकी एक बड़ी वजह वास्तव में ईरानी खुफिया जानकारी साझा करना है, और यह भी कि ईरान ने CIA के विपक्षी ताकतें खड़ी करने और देश के भीतर अपना ढांचा बनाने की कोशिशों के साथ अपने अनुभवों से जो सीखा था उसे साझा किया। मेरा मानना है कि यह करीब 2010 और 11 में हुआ, जब चीन CIA को स्थायी रूप से बाहर निकालने में सक्षम हुआ। तो ये दोनों देश और बहुध्रुवीय दुनिया, वे इन मामलों में साथ मिलकर काम करते हैं और इसके नतीजे मिले हैं। इसलिए आप जानते हैं, मुझे लगता है कि बहुत से लोग गाजा और लेबनान में जो हो रहा है उसे सही तौर पर एक पूर्ण राक्षसी कृत्य और मानवता पर एक पूरी तरह का कलंक मानते हैं। अमेरिका के नेतृत्व वाली नरसंहारी साम्राज्यवादी ताकतों का एक नरसंहारी अभियान जो दुनिया को जलता हुआ देखना चाहती है, और ये गुस्सा दिलाने वाला है और इससे निराशा भी पैदा हो सकती है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि दुनिया सिर्फ इतनी भर नहीं है, उससे कहीं ज्यादा जटिल है, और हम सिर्फ उन जगहों पर प्रतिरोध नहीं देख रहे हैं जहां ये भयावह जनसंहार हो रहे हैं। हम दुनिया भर में प्रतिरोध के शायद उससे भी ज्यादा उन्नत स्तर देख रहे हैं, और मेरा मानना है कि यहीं अगर हम इस पर बात कर सकें और इसे सामने ला सकें, अगर हम इस दुनिया में वास्तव में क्या हो रहा है उसका सही संतुलन दिखा सकें, तो जब वह समय आएगा, और वह आएगा जब संयुक्त राज्य अमेरिका को इस साम्राज्यवादी बोझ के अपने आसन से नीचे उतारना पड़ेगा जो दुनिया का दम घोंटने की कोशिश कर रहा है, तब शायद पश्चिम के लोग, शायद अमेरिका के लोग, शायद दुनिया भर के लोग इसमें शामिल होने और कुछ अलग बनाने के लिए कहीं ज्यादा तैयार होंगे। ऐसा कुछ जो खुलेपन, जिज्ञासा और बौद्धिक कठोरता के नजरिए से बनाया जाए, जो इस समय सामूहिक पश्चिम में मौजूद नहीं है। और इस वक्त अमेरिकी साम्राज्य का सबसे प्रभावी औजार और हथियार यही है। इस वक्त उसके पास वास्तव में कोई और असरदार औजार या हथियार नहीं बचा है। सब कुछ तब भी जब वह पैसा कमा रहा होता है, जिसे बहुत से लोग पूरी जीत समझ लेते हैं, लेकिन तब भी जब ये एकाधिकारवादी, ये साम्राज्यवादी पैसा बनाते हैं, पैसा बटोरते हैं, उनके बहुत से औजार कमजोर पड़ते जा रहे हैं। आपने पेट्रो डॉलर का जिक्र किया था। अपने भविष्य के लिहाज से वह भी अपने सबसे बुरे दौरों में से एक देख रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ बड़ी बात यह है कि इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका सिर्फ एक ही चीज पर भरोसा कर सकता है, नैरेटिव को नियंत्रित करने पर, यह सुनिश्चित करने पर कि लोगों को अलग अलग तरह की जानकारी तक पहुंच न मिले, कि उन्हें युद्धोन्मादियों, नवरूढ़िवादियों और उन अभिजात वर्गों के नजरिए से प्रचारित जानकारी दी जाए जो दुनिया भर के अरबों लोगों के मामलों और तकदीर पर अपने नियंत्रण का जरा सा हिस्सा भी छोड़ने के बजाय दुनिया को जलते हुए देखना पसंद करेंगे। तो बात यही है, इस समय हम सचमुच उस चीज के सामने आ रहे हैं जिसे मैं एक ऐतिहासिक टकराव मानता हूं। एक तरफ सच है और दूसरी तरफ झूठ। एक तरफ सच है और वे लोग हैं, लोगों की बड़ी बड़ी आबादियां जिनके साथ सच है,
और वह वास्तविकता है जिसे वे दशकों से बल्कि शायद उससे भी लंबे समय से जीते आए हैं। और दूसरी तरफ साम्राज्य के झूठ हैं जो दुनिया पर थोपे जाने वाले तमाम राक्षसी कामों, अत्याचारों और भयावहताओं के बीच भी सामाजिक शांति और एकजुटता का एक स्तर बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम बस इसे स्वीकार करें। और मेरा मन ये इसमें बड़ा हिस्सा है। And I think despair is a big part of that. If we despair, if we say, yeah, this is too much. अगर हम निराश हो जाएं, अगर हम कहें कि हाँ, ये बहुत ज्यादा है, वे बहुत ताकतवर हैं, तो हम इस बदलती दुनिया में भागीदारी का हर मौका छोड़ देते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं लोगों तक एक संदेश पहुंचाना चाहूंगा। दुनिया भर में जो हम देख रहे हैं, वह एक ज्यादा शांतिपूर्ण और बेहतर दुनिया के लिए बहुत सारे अवसर खोलता है। और उसमें ज्यादा जुड़ने का एकमात्र तरीका है उसे समझना और निराशा या भावनात्मक, राजनीतिक या बौद्धिक तौर पर निकाले गए ऐसे किसी भी निष्कर्ष के आगे न झुकना जो हमें उससे पीछे खींचते हैं। भले ही ऐसा महसूस करना मानवीय है। दूसरे लोगों को दर्द और पीड़ा से गुजरते देखकर बहुत बुरा महसूस होना और गहरे दर्द व कष्ट से गुजरना, ये बस इंसानी बात है। Pain and suffering from seeing other people pain and suffer, go through pain and suffer. That's normal. What the empire wants is for that. ये सामान्य बात है। साम्राज्य चाहता है कि इससे हम अधीनता की स्थिति में आ जाएं और आखिरकार हाथ खड़े करके कह दें, खैर, दुनिया ऐसी ही है। लेकिन उम्मीद है कि जैसे जैसे हम इन युद्धों पर बात करते हैं, उन्हें बेहतर ढंग से समझते हैं, उनकी जड़ें, कौन डोरियां खींच रहा है, लोग और देश किस तरह एक अलग तरह की वास्तविकता की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे दुनिया भर में ज्यादा लोग, खासकर संयुक्त पश्चिम में, Missahaussmani beads per dosisna, is kahanigas and anani soul courage, is a notend, which you gets for Simba. Change the narrative, flip the narrative, challenge the narrative, and become engaged at a deeper level. Extraordinarily well said, Danny. Extraordinarily well said. बहुत अच्छी बात कही डैनी, बहुत अच्छी ट्रानी। आपने जो अभी कहा उसके समर्थन में मैं बस एक छोटी सी बात और जोड़ूंगा। कुछ दिन पहले विजय मेरे साथ थे। विजय अमेरिका ने जो कुछ किया है उसके बहुत गहरे पर्यवेक्षक हैं। वो ट्राइकॉन्टिनेंटल इंस्टीट्यूट के प्रमुख हैं जो 3 अलग अलग महाद्वीपों में स्थित है। उन्होंने दुनिया भर में प्रगति को आकार देने और उसे गलत दिशा में मोड़ने में अमेरिका की भूमिका और उसके दिलचस्प बुरे प्रभाव का गहराई से अध्ययन किया है, असल में लगभग हर जगह। मेरे लिए ये कहना मुश्किल है। मैं अमेरिका में रहता हूँ, मुझे अमेरिका के लोग पसंद हैं, मुझे यहाँ की हर चीज पसंद है, वरना मैं यहाँ होता ही नहीं। बस सरकार को छोड़कर except the government. And the government has unfortunately not acted in a manner that और दुर्भाग्य से सरकार ने उस तरीके से काम नहीं किया है जो हर जगह लोगों की आज़ादी और विकास का समर्थन करे। और विजय जो कह रहे थे, और हमने इसे कुछ दिन पहले प्रसारित भी किया था, वो ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रचार किया कि ओस्लो में एक शांति समझौता हो गया है, वगैरह वगैरह, और ये रहा समझौता और अब से सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल कोई शांति समझौता था ही नहीं। शर्तें हमेशा सब पर थोप दी जाती थीं, और जैसा कि हमने देखा है, उसके बाद का इतिहास हमें यही दिखाता है। जैसा वियतनाम में हुआ, जैसा इराक में हुआ जो अब खुलकर सामने आ रहा है, और जैसा अफगानिस्तान में हुआ जहां चीजें बिखरती चली गईं, और अब ईरान में जहां ईरान आगे बढ़कर शर्तें तय कर रहा है। अमेरिका के पास इन शर्तों पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है। The US has nothing to say about the terms. And I said this a little earlier. I'll repeat. और मैंने ये बात थोड़ी देर पहले भी कही थी। मैं इसे दोहराऊंगा क्योंकि ये बहुत अहम है। और मैंने ये उस व्यक्ति से सुना जो वास्तव में पाकिस्तान, ईरान के मध्यस्थ, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका वॉशिंगटन के बीच हुई बातचीत में शामिल था। जेडी वेंस के करीबी लोग और मार्को रूबियो के करीबी लोग इन वार्ताओं में शामिल हैं, कुशनर नहीं। क्योंकि ईरानियों ने कहा, अगर कुशनर और विटकॉफ आसपास होंगे तो हमें आपसे कुछ नहीं कहना है, उन्हें आपस में बात करने दीजिए। आप जानते हैं हमें उनसे कुछ नहीं कहना है। तो मेरा मतलब है, एक बार फिर आप जानते हैं, टैको ट्रंप का बड़ा अपमान। खैर, संदेश ये था, हम पर शर्तें थोपने की कोशिश मत कीजिए। हारने वाले शर्तें तय नहीं करते।
ये बहुत बड़ी बात थी। विजेता शर्तें तय करते हैं। आप चाहते हैं कि हम बातचीत की मेज पर आएं? ठीक है, ये हैं हमारी पूर्व शर्तें, और मैंने अभी बताया कि वे क्या हैं, तो ये उम्मीद की निशानी है। मेरा मतलब है, मैं इस देश में 50 साल से रह रहा हूँ। मैं बहुत कम उम्र में यहाँ आया था, आप जानते हैं, स्कूल जाने वगैरह के लिए, और मैंने इस देश को कई कई बार वैसी चीजें करते देखा है जैसी हम इसे अभी करते देख रहे हैं। लेकिन ये पहली बार है, सचमुच पहली बार, जब हम प्रचार से बहुत पहले सच को सामने ला पा रहे हैं। नैरेटिव को नियंत्रित करने की बड़ी कोशिशों के बावजूद, डेविड एलिसन की उस बड़ी कोशिश के बावजूद कि टिकटॉक खरीद लें और टिकटॉक क्या कहता है उसे नियंत्रित करें, CBS खरीद लें, पैरामाउंट खरीद लें, CNN खरीद लें, वगैरह वगैरह, सिर्फ इसलिए कि किसी को कभी सच सुनने को ही न मिले। तो डैनी, मैं आपकी सराहना करता हूँ, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। मुझे सचमुच बहुत सम्मान महसूस हो रहा है कि आप यहाँ हैं, सच बताने में आगे बढ़कर नेतृत्व करने के लिए, और इसकी वजह से बहुत से लोग अच्छी तरह जानकारी रखते हैं। बहुत से लोग जो कुछ वे सुनते हैं उस पर भरोसा नहीं करते, और यही कारण है कि लोग बढ़ती संख्या में गाजा में जो हो रहा है उसे नरसंहार कह रहे हैं, जबकि हर कोई उसे किसी और तरीके से गलत ढंग से पेश करने की कोशिश कर रहा है। और मैं यहाँ थोड़ा जोखिम लेकर ये कह रहा हूँ कि इस समय पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच जो क्षेत्रीय गठबंधन बन रहे हैं, वे उस क्षेत्र के लोगों के बीच बाहरी ताकतों के बजाय आपस में शक्ति के कहीं व्यापक केंद्रीकरण की शुरुआत है। इसलिए वे अपना भविष्य खुद तय करेंगे। वे अपना भविष्य खुद तय करेंगे। अगला कदम, उस अगले कदम तक पहुंचने का रास्ता और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समर्थन देने वाला देश है चीन। चीन ने जाकर अपनी इच्छा थोपने की कोशिश नहीं की है, जैसे इजरायल ने अहंकार वगैरह के साथ की है। चीन हमेशा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए गया है, इसलिए चीन सामूहिक सुरक्षा में विश्वास करता है, और यही हो रहा है। और ये राजनीतिक दिशा में बदलाव के कारण आया एक भू राजनीतिक परिवर्तन है। हमें इसे अपने दर्शकों तक पहुंचाकर खुशी हो रही है, और हमें इसे डैनी हाइफोंग जैसी गहरी विश्लेषणात्मक और जानकारीपूर्ण आवाजों के साथ पेश करके भी खुशी हो रही है। तो धन्यवाद डैनी। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाइक बटन दबाएं, हमारे सबस्टैक चैनल पर जाएं, पेड सदस्य बने, और हम इसे हफ्ते में 2 बार आपके मेल बॉक्स तक पहुंचाएंगे। डैनी हाइफोंग को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत गहराई से जानकारी रखने वाली आवाज है, बहुत प्रामाणिक आवाज है, और यही वजह है कि वे यहाँ हैं। डेंथ में आप कुछ कहना चाहेंगे? Danny, you want to say anything in closing? Sure, no, well, I really appreciate all of that. And जरूर, मैं इन सब बातों की सचमुच सराहना करता हूँ, और अंत में बस इतना कहना है कि आपकी अभी कही गई सभी बातों के अलावा हम ईरान की अमेरिका के सामने रखी गई उन विस्तारित, या शायद हमें कहना चाहिए स्पष्ट की गई मांगों को देख सकते हैं, खासकर उन सभी आक्रामक युद्धों को खत्म करने की मांग जो इस वक्त चल रहे हैं, जैसे फिलिस्तीन, यमन, लेबनान, इराक का साफ तौर पर नाम लेना। हम इस सूची को लगातार आगे बढ़ा सकते हैं, और बेशक यह अपने आप में उस ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व कदम का नतीजा है जो हमने दशकों और दशकों से दुनिया भर के आंदोलन में देखा है। उन लोगों के लिए वास्तविक और सच्ची आज़ादी तथा मुक्ति के लिए जिन्होंने पीढ़ियों तक उस भयावह अनुभव को झेला है कि अमेरिका या कोई दूसरी औपनिवेशिक साम्राज्यवादी ताकत आकर शर्तें थोपने की कोशिश करे और मूलतः उनके जीवन, उनकी आजीविकाओं और उनके देशों को तबाह कर दे। the countries of of theirs. So that this is unprecedented. तो ये अभूतपूर्व है। हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई देश और उसके लोग सैन्य रूप से इस तरह खड़े हों और फिर जाकर कहें, नहीं, हम वह ताकत हैं जो इन आक्रामक युद्धों को खत्म करने के लिए पूरे प्रतिरोध के साथ खड़ी है और उसका प्रतिनिधित्व करने में मदद कर रही है। यह इतिहास की किताबों में दर्ज होगा, और ये एक बिल्कुल अलग वास्तविकता की ओर एक अहम कदम साबित होगा। और मेरे ख्याल से ये पहले ही साबित हो चुका है, सिर्फ उस क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। तो सभी को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है जिसे अमेरिका, इजराइल या जिसे भी वे अपने साथ घसीट सकें देखना पसंद करते हैं।
इसलिए आगे का रास्ता उबड़ खाबड़ होगा, लेकिन इसका रुख उस चीज की तरफ है जो अभी मौजूद हालात से कहीं बेहतर है। toward something a lot better than what exists right now. And we can say confidently और हम भरोसे के साथ कह सकते हैं कि टैको ट्रंप में उस दिशा को बदलने की कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि ईरान ने अब महीनों से ये दिखा दिया है कि होर्मुज जलमरूमज बंद रहेगा, पूरी तरह बंद रहेगा, जब तक ये मांगें पूरी नहीं की जाती, और दुनिया इसकी कीमत ज्यादा समय तक नहीं चुका सकती, क्योंकि रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है और कुछ ही हफ्तों में लगभग खत्म हो जाएगा, और बाकी दुनिया तो जाहिर है पहले ही थक चुकी है। तो श्री ट्रंप इन शर्तों को स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं? हमारा मानना है, हमारा आकलन है कि उनके पास हाँ अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हाँ, ईरान की उन मांगों के लिए हाँ, और जब वह समय आएगा तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के हालिया इतिहास में यह पहली बार होगा कि अमेरिका को अपमानित होकर ऐसी शर्तें स्वीकार करनी पड़ेंगी जो वह नहीं चाहता था। एक ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ेगा जो सचमुच उसके गले में जबरन उतार दिया गया हो, और ये दुनिया के लिए एक अच्छा नतीजा होगा। Yeah, well said. इस थ्रूवेस्केट मुझे यहाँ बुलानी चाहिए। Having me on. Thank you so much. I'm so बहुत बहुत grateful धन्यवाद and so honored डैनी, that you're here. मैं बेहद आभारी हूँ और मेरे लिए ये सम्मान की बात है कि आप यहाँ हैं। Stop button. धन्यवाद। You're gonna मैं अब be स्टॉप on बटन दबाने जा रहा हूँ, in a सो आपको एक second. सेकंड में अपलोड कर दिया जाएगा। Uh, डैनी, मैंने आपका व्हाट्सएप इसलिए मांगा था क्योंकि for your WhatsApp because